Bismillahirrahmanirrahim. Today we shall discuss about spontaneous emission. Also we shall derive its rate equation. So what is spontaneous emission? लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के बारे में पढ़ा था कि जब भी ग्राउंड स्टेट में पड़े हुए एटम्स को हम एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी उनके ऊपर लाइट थ्रो करवाते हैं, फोटॉन्स थ्रो करवाते हैं, तो वो एटम्स उन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट हो जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। अब एक्साइटेड स्टेट में पड़े हुए जो एटम्स हैं उन्होंने वापस ग्राउंड स्टेट में आना था, यानी वो कभी भी एक अल्टीमेट टाइम के लिए, हमेशा के लिए वो एक्साइटेड स्टेट में पड़े नहीं रह सकते। उन्होंने अपनी ग्राउंड स्टेट में, यानी जहाँ से वो जंप अप किए थे, उन्होंने वापस उस स्टेट में आना है। अब ग्राउंड स्टेट में दो तरह से वो आ सकते हैं, वो स्पॉन्टेनियस एमिशन के थ्रू भी आ सकते हैं, वो स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू भी आ सकते हैं। सो आज हम स्पॉन्टेनियस एमिशन के बारे में पढ़ेंगे कि स्पॉन्टेनियस एमिशन किस तरह से होती है और किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है। So what is spontaneous emission? The process in which atoms of excited state jump by itself to lower energy state by emitting photons is called spontaneous emission. अगर ऐसा हो कि एक्साइटेड स्टेट में पड़े हुए एटम्स बगैर किसी एक्सटर्नल हेल्प के, बगैर किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के खुद ब खुद कुछ टाइम के बाद वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद होने वाला, नेचुरल। तो अगर वो खुद ब खुद अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं तो हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन हुई है। और जब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गए थे तो उन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था। यानी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का नाम क्यों देते हैं? हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट वो जगह है जहाँ पे एटम्स की एनर्जी कम होगी और एक्साइटेड स्टेट वो जगह है जहाँ पे उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जब उसने एक्साइटेड स्टेट में जाना था तो वो एनर्जी लेके गया था, क्योंकि वो जगह थी जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी वाले एटम्स स्टे करते हैं। और अब जब उसने ग्राउंड स्टेट में आना, तो ग्राउंड स्टेट वो जगह है जहाँ पे कम एनर्जी वाले एटम्स होते हैं। सो डेफिनेटली वो क्या करेगा कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसके पास थी एक्साइटेड स्टेट में, वो उस एनर्जी को रिलीज कर देगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, यानी लाइट की फॉर्म में ही एब्जॉर्ब किया था, लाइट की फॉर्म में ही वो उस एनर्जी को रिलीज कर देगा। सो अगर खुद ब खुद होता है प्रोसेस, या खुद ब खुद एटम्स ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं एक्साइटेड स्टेट से, तो उस प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस एमिशन का नाम देते हैं। अब स्पॉन्टेनियस एमिशन क्यों होती है, क्यों वो खुद ब खुद वापस आते हैं? द एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट कैन स्टे देयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड कॉल्ड लाइफ टाइम ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में जो एटम्स हैं वो बहुत कम टाइम के लिए वहाँ पे रह सकते हैं, और उसके बाद उन्होंने ग्राउंड स्टेट में वापस आना ही आना होता है, और वो टाइम जो है दैट इज़ कॉल्ड लाइफ टाइम। उसको हम उस एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम कहते हैं। अब वो जो है यूजली 10⁻⁸ सेकेंड होता है फॉर नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट। यानी नॉर्मली जब आप ग्राउंड स्टेट से पहले एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट करते हैं तो आपके पास जो लाइफ टाइम होता है वो 10⁻⁸ सेकेंड होता है, यानी बहुत ही, 1 सेकेंड से भी बहुत कम टाइम होता है। इतने थोड़े से टाइम में आपके जो एटम्स होते हैं वो फ़ौरन से वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। द एटम्स रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट आफ्टर द लाइफ टाइम इज कम्प्लीटेड। जब ये टाइम पूरा हो जाता है तो वो अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाते हैं। एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स की फॉर्म में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, एंड सच फोटॉन्स आर इनकोहेरेंट। और ये जो फोटॉन्स होते हैं वो इनकोहेरेंट होते हैं। इनकोहेरेंट का मतलब उनके अंदर डिफरेंट डायरेक्शंस में वो मूव कर सकते हैं, उनके दरमियान कोई फेस कोहेरेंसी नहीं होती। यानी एक एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट में आते हुए एक फोटॉन एमिट कर रहा है, तो फोटॉन चूंकि लाइट है, वेव है, तो वेव ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। तो अगर ऐसा हो कि एक एटम जब नीचे आ रहा है तो उससे जो फोटॉन निकल रहा है वो क्रस्ट बना रहा है, फिर ट्रफ बना रहा है, तो दूसरा एटम जब ग्राउंड स्टेट में आते हुए फोटॉन एमिट करेगा तो वो फोटॉन में पहले ट्रफ आ जाएगा, बाद में क्रस्ट आ जाएगा। यानी फेज कोहेरेंसी नहीं होगी, एक में अगर क्रस्ट बन रहा है दूसरे में ट्रफ बन रहा होगा, और कोई एक डायरेक्शन में कोई डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा होगा, यानी ना तो वो यूनि डायरेक्शनल होंगे, ना ही एक डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे होंगे, और ना ही उनके दरमियान किसी किस्म की फेज कोहेरेंसी होगी। यानी अगर क्रस्ट है तो दूसरे फोटॉन भी क्रस्ट बनाएगा, तीसरा फोटॉन भी क्रस्ट, इस किस्म का रिलेशन नहीं होगा। बल्कि एक अगर क्रस्ट है तो दूसरा ट्रफ है, एक का ट्रफ है तो दूसरे का क्रस्ट है, इस तरह से इनकोहेरेंट होंगे। अब स्पॉन्टेनियस डिके जो है वो नॉन रेडिएटिव भी हो सकता है, यानी सम टाइम ऐसा होता है कि जो स्पॉन्टेनियस डिके है उसमें किसी किस्म का फोटॉन जो है वो एमिट नहीं होता, लेकिन ये रेयर होता है। इन जनरल जब भी हम स्पॉन्टेनियस एमिशन की बात करते हैं तो हम रेडिएटिव स्पॉन्टेनियस एमिशन ही लेते हैं। रेडिएटिव का मतलब वो स्पॉन्टेनियस एमिशन जिसमें फोटॉन एमिट हो रहा है, एनर्जी रेडिएट हो रही है।
इन दैट केस एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब एक्साइटेड स्टेट में पड़ा हुआ है तो डेफिनेटली उसके पास एनर्जी तो है, और उसने ग्राउंड स्टेट में आना है तो उसने वो एनर्जी रिलीज भी करनी है। तो अगर वो फोटॉन्स एमिट नहीं कर रहा तो फिर वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ जाती है, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी लाइट में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि उन एटम्स की काइनेटिक एनर्जी के तौर पे अपीयर हो जाती है, या जो सराउंडिंग एटम्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी में अपीयर की फॉर्म में अपीयर होती है। यानी जो भी एटम्स नियर बाय होते हैं उनमें उस एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और लाइट की फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में वो एनर्जी रिलीज नहीं होती। यानी ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना है तो एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज करना ही है, लेकिन ज़्यादातर जो एटम्स होते हैं वो रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसे होता है कि लाइट एनर्जी या फोटॉन्स वहाँ पे एमिट नहीं होते, बल्कि आपकी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होती है, यानी वो इर्द गिर्द के एटम्स को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वो एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। सो कंसीडर करेंगे हमारे पास N2 जो है वो एटम्स हैं E2 स्टेट में, यानी E2 स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो N2 है। और जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हमने कहा था कि ये नंबर डेंसिटी है, यानी नंबर ऑफ एटम्स पर क्यूबिक मीटर। एक क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में कितने एटम्स वहाँ पे मौजूद हैं, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। द पॉपुलेशन विल डिक्रीज ड्यू टू स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब डेफिनेटली जब एक्साइटेड स्टेट से आपके एटम्स ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं तो जो पॉपुलेशन है इसकी N2 स्टेट की वो डिक्रीज करेगी, कम होगी। ओके अब वो जो ग्राउंड स्टेट्स में जब एलिमेंट आइटम्स आपके आएंगे तो हमने कहा कि वो एनर्जी एमिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। अब आप ये देख सकते हैं फोटोन इस तरफ जा रहा है, तो हो सकता है कोई एक फोटोन आएगा वो इस तरफ चला जाएगा, कोई एक फोटोन आएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। सो कोई भी ना तो इनमें यूनी डायरेक्शनैलिटी है, यानी या तो ना तो एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, ना ही जो है वो फेस कोहेरेंट होंगे। अब ये जो फोटोन एमिट हो रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द रिलेशन E/H। यानी हमें पता है E जो है वो HF के बराबर होता है। म्यू जो है ये बस फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, हम उसको F से भी रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो E इज इक्वल टू H न्यू, और न्यू जो है वो E/H के इक्वल होगा। और यहाँ पे E जो है कितनी एनर्जी रिलीज होगी ये डिपेंड करता है कि एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है उनमें कितना डिफरेंस है। यानी हमने कहा था ना कि अगर इसकी एनर्जी 2 जाउल है, इसकी 4 जाउल है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसको 2 जाउल मजीद एनर्जी चाहिए, यानी 4 जाउल करके फिर ये इस एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड में आएगा, यानी 4 जाउल वाली स्टेट से 2 जाउल वाली स्टेट में आएगा, तो फिर से वो 2 जाउल एनर्जी जो है उसी को एमिट करेगा। सो E2 माइनस E1 एनर्जी, जितना इनका एनर्जी डिफरेंस होगा उतनी ही एनर्जी इस फोटोन की होगी, ओवर H जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है उसको हम इक्वेशन की मदद से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब स्पॉन्टेनियस एमिशन कब होती है, जब कोई एटम ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है। और हमने कहा था एक्साइटेड स्टेट में पड़ा हुआ जो एटम है उसके ऊपर हम स्टेरिक साइन यूज़ करते हैं जो शो करता है कि वो एक्साइटेड स्टेट में है, एक्स्ट्रा एनर्जी होल्ड कर रहा है। सो ए स्टेरिक आपका एटम्स पहले ग्राउंड स्टेट में था, उसके बाद वो एक्साइटेड स्टेट में था, फिर वो ग्राउंड स्टेट में आया तो ए बन गया, प्लस एक्स्ट्रा एनर्जी जो थी वो रिलीज कर दी इन द फॉर्म ऑफ HF या H न्यू, फोटोन की फॉर्म एनर्जी को रिलीज कर रहा है। ओके जी, सो अब हम इस प्रोसेस के लिए रेट इक्वेशन ड्राइव करेंगे, यानी जो स्पॉन्टेनियस एमिशन का रेट है कि कितने एटम्स जो हैं वो स्पॉन्टेनियसली डिके करेंगे, कितने कम टाइम में वो ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएंगे, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कैसे जो रेट है स्पॉन्टेनियस एमिशन का वो बढ़ सकता है, कैसे स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है उसको हम कम कर सकते हैं। सो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। अब जो इंसिडेंट रेडिएशन है, यानी जो लाइट उसके ऊपर बाहर से पड़ रही है, उसकी जो एनर्जी डेंसिटी है उस पर वो डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उस एनर्जी का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, वो एनर्जी वहाँ पे कोई काम नहीं कर रही। स्पॉन्टेनियस एमिशन में एटम्स खुद ब खुद जो है वो ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं और एनर्जी हमें दे रहे हैं, तो बाहर से जो लाइट उनके ऊपर पड़ रही है वो उनके ऊपर किसी किस्म का इफेक्ट नहीं कर रही। सो उसकी एनर्जी या उसकी एनर्जी डेंसिटी जो है उस पर रेट हमारा डिपेंड नहीं करेगा। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन N2 ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करता है, एंड दैट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ N2, यानी एक्साइटेड स्टेट की जो पॉपुलेशन है। तो जितने ज़्यादा एटम्स आपके पास एक्साइटेड स्टेट में होंगे, डेफिनेटली उतने ही ज़्यादा एटम जो हैं वो ग्राउंड स्टेट में वापस आएंगे, उतना ही स्पॉन्टेनियस एमिशन ज़्यादा होगा। सो dN2/d2 यानी dt यानी स्पॉन्टेनियस एक्साइटेड स्टेट 2 का जो रेट है, SP यानी स्पॉन्टेनियस एमिशन का जो रेट है, इट्स प्रोपोर्शनल टू N2,
और यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम खत्म करते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट अपीयर होता है A21, और A21 के साथ नेगेटिव साइन जो है, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स आर बीइंग डिक्रीज्ड, कि ये जो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने का जो प्रोसेस है या स्पॉन्टेनियस एमिशन का प्रोसेस है, इस प्रोसेस में एटम्स की तादाद कम हो रही है क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं, तो एटम्स की तादाद कम हो रही है, दैट्स वाई यहाँ पे नेगेटिव साइन अपीयर होता है। अब इसको इन जनरल हमने RSP लिख दिया, यानी रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन माइनस A21 N2 के इक्वल है। A21 is constant of proportionality called Einstein's coefficient for spontaneous emission. एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में भी हमने एक कांस्टेंट पढ़ा था जिसको हमने आइंस्टाइन्स कोफिशिएंट फॉर एब्जॉर्प्शन का नाम दिया था। सिमिलरली ये सेकंड कोफिशिएंट या सेकंड कांस्टेंट है जिसको हम आइंस्टाइन्स कोफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन का नाम देते हैं। एंड नेगेटिव साइन शोज दैट नंबर ऑफ एटम्स आर डिक्रीजिंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ऑल्सो यहाँ पे हम एक और टर्म इंट्रोड्यूस करवाते हैं, दैट इज द टाइम कॉन्स्टेंट tau-sp, द स्पॉन्टेनियस एमिशन और रेडिएटिव टाइम कॉन्स्टेंट, यानी जो रेडिएटिव एमिशन हो रही है वो एमिशन जिसमें लाइट एमिट हो रही है, लाइट एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, उसके लिए हमारे पास जो टाइम कॉन्स्टेंट है दैट इज कॉल्ड tau-sp एंड इज डिफाइंड एज 1/A21, यानी जो टाइम कांस्टेंट है स्पॉन्टेनियस एमिशन का, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपके पास जो आइंस्टाइन कोफिशिएंट है या आइंस्टाइन कांस्टेंट है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब लास्ट टाइम भी हमने बताया था कि जो आइंस्टाइन कोफिशिएंट है ये उस प्रोसेस की प्रोबेबिलिटी को शो करता है, यानी चांसेस को बताता है कि किस हद तक आपके पास जो एटम्स हैं वो एब्जॉर्ब होके एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी A21 जो है ये स्पॉन्टेनियस एमिशन की प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, यानी हमें ये बता रहा है कि किस हद तक एटम्स जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएंगे। यानी अगर 100 एटम्स एक्साइटेड स्टेट में पड़े हुए हैं तो उसमें से कितने परसेंट, कितने 20, 40, 60 कितने एटम्स जो है आपके पास वो ग्राउंड स्टेट में वापस आएंगे, दिस थिंग इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। और A21 जो है ये हमें उस प्रोसेस की प्रोबेबिलिटी ही बताता है। अब जो टाइम कांस्टेंट है वो इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका रेसिप्रोकल है। सो इसका मतलब टाइम कांस्टेंट जितना कम होगा, मतलब टाइम जितना कांस्टेंट जितना कम होगा उतनी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो टाइम कांस्टेंट कम होने का मतलब कि बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा जो एटम्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, तो जब कम टाइम में ज़्यादा एटम्स आएंगे तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी है A21 वो बढ़ेगी। सो इसका मतलब टाइम कांस्टेंट इसकी वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ही प्रोबेबिलिटी या स्पॉन्टेनियस एमिशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसी तरह टाइम कांस्टेंट की वैल्यू यानी टाइम जितना ज़्यादा होगा उतनी ही स्पॉन्टेनियस एमिशन की प्रोबेबिलिटी या उसके चांसेस कम होंगे। सो ये आपके पास टाइम कांस्टेंट जो है वो A21 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जो टॉ है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है ऑन पर्टिकुलर ट्रांजिशन, यानी ये ट्रांजिशन पे डिपेंड करता है किस एक्साइटेड स्टेट से कौन सी स्टेट में वापस आ रहा है। सो उस ट्रांजिशन पे डिपेंड करते हुए डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो टाइम कांस्टेंट की हो सकती हैं, यानी कहीं पे टाइम कांस्टेंट ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं पे कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि किन कंडीशंस में जो एटम आपका वो ट्रांजिशन कर रहा है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, यानी कौन सी एक्साइटेड स्टेट से वापस वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। द रेट ऑफ नॉन रेडिएटिव डिके, अब इसी तरह जो नॉन रेडिएटिव डिके है यानी वो डिके जिसमें फोटोन अपीयर नहीं होते बल्कि सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो जाती है, तो वो भी इसी पैटर्न पे हम लिख सकते हैं dN2/dTnr, एन फॉर आर फॉर नॉन रेडिएटिव, माइनस N2/tau-Nr। अब ये चीज़ कहाँ से आई है कि हमने यहाँ पे रेट इक्वेशन ड्राइव की थी dN2/dt माइनस A21N2, तो इसी को A21 की जगह, चूंकि हमने बता दिया कि ये टाइम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल है, तो A21 की जगह 1/tau लिखा है। और चूंकि हम स्पॉन्टेनियस की नहीं बल्कि नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं तो इसलिए NR, और यहाँ पे भी tau-sp की जगह tau-Nr, यानी इसी इक्वेशन में A21 की जगह 1/tau लिख दिया तो माइनस N2/tau बन गया। और चूंकि हम नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे भी हमने NR और यहाँ पे भी NR लिख दिया। लेकिन ये चीज़ जो है
ये हमारा कंसर्न नहीं है, मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम होती है, या हम कह सकते हैं कि टॉ एन आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। सो जो नॉन रेडिएटिव डिके है वो बहुत कम होता है, इसलिए इन जनरल जब हम स्पॉन्टेनियस एमिशन की बात करते हैं तो उससे हमारी मुराद जो है वो रेडिएटिव डिके ही होता है, यानी वो वाला डिके, वो वाली ट्रांजिशन जिसमें फोटॉन्स एमिट होंगे। सो अब उसी इक्वेशन को लेके हम आगे चलेंगे। अगेन कंसीडर इक्वेशन नंबर 1, ये वाली इक्वेशन जो है इसको कंसीडर करें। इसको हम लिख सकते हैं dn2/d2 जो है वो -a21n2 के इक्वल है। तो यहाँ से dt जो है इसको हम दूसरी तरफ अगर ले जाएं और n2 को इस तरफ डिवाइड कर दें, यानी n2 को इस तरफ ले आएँ तो dn2/n2 बन जाएगा, और d2 को dt को इस तरफ ले जाएं तो -a21dt बन जाएगा, यानी इसको हमने रीअरेंज कर लिया। यहाँ से n2 को डिवाइड कर लिया और इसके नीचे जो dt था उसको दूसरी साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड से, तो हमें पता है कि नीचे जब फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो वो लॉग की फॉर्म में इंटीग्रेट होता है। तो ये बन जाएगा log ऑफ n2 ऑफ t। t मीन्स एक स्पेसिफिक टाइम t पे कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे एक्साइटेड स्टेट में, -a21, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे a21 कांस्टेंट है और dt की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास t आएगा, a21t प्लस c जो है हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c की वैल्यूज हम किस तरह से फाइंड करते हैं, उसके लिए हम बाउंड्री कंडीशंस पुट करते हैं। सो बाउंड्री कंडीशंस क्या है कि जब टाइम 0 था उस वक्त हमारी जो एक्साइटेड स्टेट n2 ऑफ t जो है ये n2 ऑफ 0 के बराबर था, यानी टाइम 0 है तो n2 ऑफ t की जगह n2 ऑफ 0 जो है वो हम पुट करेंगे। सो यहाँ पे log ऑफ n2 ऑफ 0 आ जाएगा, ये टाइम 0 है, ये चीज़ 0 हो जाएगी, तो c की वैल्यू log ऑफ n2 ऑफ 0 के बराबर हो जाएगा। सो ये c की जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पे पुट करेंगे। तो log ऑफ n2 ऑफ t माइनस a21t माइनस प्लस log ऑफ n2 ऑफ 0, c की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस साइन हो जाएगा, और हमें ये भी पता है कि log की प्रॉपर्टी है कि जब log ऑफ a माइनस log ऑफ b हो तो हम उसको सिंगल log की फॉर्म में log a/b लिख सकते हैं। तो ये n2 ऑफ t ओवर n2 ऑफ 0, यानी ये t टाइम पे है जब, और ये 0 है यानी जब अभी हमारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ, इज इक्वल टू -a21t। अब दोनों साइडों पे एंटी लॉग लेंगे तो इधर से लॉग ख़त्म हो जाएगा, n2 ऑफ t ओवर n2 ऑफ 0, और ये चीज़ जो है वो एक्सपोनेंट में e की पावर में चली जाएगी -a21 इंटू टी। अब n2 ऑफ 0 जो है इसको हम इस तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो n2 ऑफ 0 e की पावर -a21t। अब अगेन a21 जो है वो हमने कहा किसके बराबर था, 1 टॉ जो है वो 1 ओवर a21 के बराबर है, तो a21 जो है वो 1 ओवर टॉ के बराबर होगा। तो a21 की जगह पे 1 ओवर टॉ जो है वो हमने पुट किया, तो ये t ऑलरेडी यहाँ पे था -t और डिनोमिनेटर में टॉ sp जो हमारे पास वो आ गया। सो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी टाइम पे किसी भी इंस्टेंट पे हमारे पास एक्साइटेड स्टेट n2 में कितने नंबर ऑफ एटम जो हैं वो प्रेजेंट है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है वो डिपेंड कर रही है लाइफ टाइम के ऊपर, एक्साइटेड स्टेट का जो लाइफ टाइम है उस पर डिपेंड कर रही है, यानी टाइम पे डिपेंड कर रही है। सो डेफिनेटली अब यहाँ पे हमने स्पॉन्टेनियस एमिशन की क्यों बात की, क्योंकि n2 हमें बताएगा कि नंबर ऑफ एटम्स कितने जो हैं वो बच गए हैं एक्साइटेड स्टेट में। सो जितने नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे दैट मीन्स उतने ही आपके पास स्पॉन्टेनियस एमिशन का रेट जो है वो ज़्यादा है, यानी n2 में एक्साइटेड स्टेट में कम होने एटम होने का मतलब कि आपके पास स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है वो ज़्यादा हुआ है। सो स्पॉन्टेनियस एमिशन का जो रेट है वो लाइफ टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अब डेफिनेटली जितना लाइफ टाइम कम होगा उतना ही स्पॉन्टेनियस एमिशन ज़्यादा होगी, यानी लाइफ टाइम कम होने का मतलब कि बहुत जल्दी से जो है वो एटम्स एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। सो जितना लाइफ टाइम t कम होगा उतने ही नंबर ऑफ़ एटम्स जो है एक्साइटेड स्टेट में वो भी कम होते जाएंगे। सो नंबर ऑफ़ एटम्स कम होने का मतलब कि स्पॉन्टेनियस एमिशन का जो रेट है वो कम हो रहा है।